Calculus is basically branch of mathematics. इसको न्यूटन ने इसका आविष्कार किया था, उन्होंने डेवलप किया था और इसका ज़्यादा यूज होता है फिजिक्स में, तो इसीलिए उनको ज़रूरत पड़ी थी और उन्होंने इसको बनाया। कैलकुलस एज ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स आप लोग क्लास 12 में स्टडी करेंगे। मैथमेटिक्स में ये आपके सिलेबस में है और 12th में, लेकिन इसका यूज़ हम लोग 11th में करते हैं और यूज़ 11th में तब कर पाएंगे अगर आप लोग इसको समझते हैं। तो इसीलिए उसका एक प्रिलिमिनरी इंट्रोडक्शन कि कैलकुलस क्या होता है, किसको हम किस तरह से उसको ऑपरेट करेंगे, किस तरह से यूज़ करेंगे, वो एक हम स्टडी करेंगे और सिर्फ उतना ही पार्ट उसका पढ़ेंगे जितना हमको फिजिक्स के लिए चाहिए, और उससे ज़्यादा डीप नॉलेज जो है आपको मैथमेटिक्स में मिलेगा, वो जब आप मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कैलकुलस। कैलकुलस के दो पार्ट हैं, डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस। तो आज शुरू करते हैं डिफरेंशियल कैलकुलस। तो उसके लिए कुछ चीज़ों को समझते जाइए कि किस तरह से हम डिफरेंशिएट करते हैं, मतलब क्या होता है उसका। तो सबसे पहले क्वांटिटी फिजिक्स में किसको कहते हैं या मैथ्स में, क्वांटिटी इज समथिंग विच कैन बी मेजर्ड, जिसको नाप सकें वो क्वांटिटी है। इस क्वांटिटी का हमने एक तरह का क्लासिफिकेशन किया कि क्वांटिटीज दो तरह की हो सकती है, एक कांस्टेंट और दूसरा वेरिएबल। इनके नाम से समझ में आता है, कांस्टेंट इज दैट क्वांटिटी व्हिच विल रिमेन एट इट्स सेम वैल्यू, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। वेरिएबल जिसकी वैल्यू चेंज होती जाएगी, दैट इज वेरिएबल। ओके, कांस्टेंट्स में हमको दो तरह के कांस्टेंट्स मिलते हैं, एक परमानेंट कांस्टेंट और एक टेम्परेरी कांस्टेंट। परमानेंट एंड टेम्परेरी। हम अलग अलग न्यूमेरिकल्स बनाते हैं, अलग अलग सिचुएशंस देखते हैं। तो इन सिचुएशंस में कांस्टेंट वैल्यूज नंबर्स हमको मिलते हैं। अब वो परमानेंट है या टेम्परेरी है, ये कैसे पता चलता है? एक कांस्टेंट अगर हमारे एक न्यूमेरिकल में आता है एक सिचुएशन में, दूसरे न्यूमेरिकल में भी वो आता है, तीसरे में आता है और हर जगह उसकी वैल्यू नहीं बदलती, देन इट इज ए परमानेंट कांस्टेंट। एग्जाम्पल 5 की वैल्यू क्या है? 3.14। किसी भी न्यूमेरिकल में आएगा इसकी वैल्यू 3.14। जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसकी वैल्यू आप पढ़ेंगे 6.67 जो भी होती है, दैट इज ए कांस्टेंट एंड इट इज ए यूनिवर्सल कांस्टेंट। यूनिवर्स में आप कहीं भी जाएंगे, किसी भी न्यूमेरिकल में, किसी भी सिचुएशन में, हर समय इसकी वैल्यू एक ही रहती है, सो इट इज ए कांस्टेंट, परमानेंट कांस्टेंट। इसी तरह से गैस कांस्टेंट PV इज इक्वल टू RT, उसमें जो R होता है दैट इज ए कांस्टेंट, उसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है, कहीं भी लिखा जाएगा सेम वैल्यू आएगी। इस तरह से ये सब कांस्टेंट क्या होते हैं? परमानेंट कांस्टेंट। वैसे ही एनी नंबर, जैसे हमने लिखा नंबर 5 की जो वैल्यू एक न्यूमेरिकल में है वही दूसरे में है, वही तीसरे में है, सब में एक जैसी वैल्यू होती है, तो ऑल नंबर्स आर परमानेंट कांस्टेंट्स। ओके, तो इसको समझना आसान है। अब अगला देखिए, व्हाट इज मीन बाय टेम्परेरी कांस्टेंट। टेम्परेरी कांस्टेंट किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए एक नंबर को हम कांस्टेंट मान लेते हैं, एक क्वांटिटी। अगली सिचुएशन आएगी, दूसरा न्यूमेरिकल आएगा, दूसरा एग्जांपल आएगा, तो उस समय वो चीज कांस्टेंट नहीं होगी, उसमें कोई और कांस्टेंट होगा। जैसे एक सिचुएशन में आपको बताता हूं, ए कार इज मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 20 किलोमीटर पर सेकंड, 20 किलोमीटर पर आवर, velocity of 20 kilometer per hour. When the time is 1 hour, how much is the displacement? 20. When the time is 2 hour, displacement is 40. When the time is 3 hour, displacement is 60. इसमें टाइम चेंज हो रहा है, x डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है, लेकिन हर समय वेलोसिटी कैसी है?
20। इस समय पहले आवर में, दूसरे आवर में, तीसरे आवर में, चौथे आवर में वेलोसिटी कैसी है? 20। तो 20 इज ए कांस्टेंट फॉर दिस न्यूमेरिकल। वेलोसिटी इज ए कांस्टेंट फॉर दिस न्यूमेरिकल। ये समझ में आया? अब इसी का एक दूसरा एग्जांपल देखिए। A car is moving with an acceleration of 10 meter per second square or 10 meter per second square. It starts from rest. Then what we find, when the time is 0, the velocity is 0. When the time is 1, the velocity is 10. When the time is 2, velocity is 20. When the time is 3, velocity is 30. Is velocity constant? No, velocity is changing. यहाँ पर क्या था? Velocity constant. यहाँ कौन चेंज हो रहा था? तो आंसर है displacement and time. और यहाँ पर velocity and time. और यहाँ constant कौन है? Acceleration. हर समय acceleration इस सिचुएशन में कितना है? 10. इसमें 10, इसमें 10. तो इस क्वेश्चन में acceleration is a constant. इस क्वेश्चन में वेलोसिटी इज ए कांस्टेंट, बट दैट वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट हियर। तो ये वाले जो कांस्टेंट होते हैं कि इस क्वेश्चन में हमने इसको कांस्टेंट मान लिया, ये टेम्परेरी कांस्टेंट। एक कार चल रही है, उस पर हमने फोर्स लगाया, उसका एक्सेलरेशन बढ़ गया। क्या उसका मास भी बढ़ गया? नहीं, मास में कोई अंतर नहीं आया। सो इन दिस क्वेश्चन मास इज ए कांस्टेंट और फोर्स लगाने से एक्सेलरेशन इंक्रीज हुआ, तो फोर्स एंड एक्सेलरेशन आर वेरिएबल। मास इज ए कांस्टेंट। दूसरी सिचुएशन में आपको बताता हूं, एक रॉकेट को हमने इग्नाइट किया, रॉकेट को इग्नाइट किया तो उसके अंदर का पेट्रोल या फ्यूल जलता है। फ्यूल जल के गैसेस नीचे आती हैं और एज ए रिएक्शन ये ऊपर जाता है। ये आप कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में पढ़ेंगे। जब ये ऊपर जाता है तो उस पर एक फोर्स लगता है। वो फोर्स के कारण इसकी स्पीड बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि उसका मास लगातार कम होते जाता है। रॉकेट का फ्यूल जलता जाएगा उसकी टैंक में से, उसका मास हल्का होता जाएगा। अब किसी चीज पर हम फोर्स लगाते हैं, अगर भारी चीज है धीरे चलेगी और हल्की चीज है तो फास्ट चलेगी। तो रॉकेट का मास कम होते जाता है और फोर्स तो हम उतना ही लगा रहे हैं। अगर रॉकेट का मास कम होते जाता है तो उसका एक्सेलरेशन बढ़ते जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब इसमें कांस्टेंट कौन है? तो इसमें कांस्टेंट फोर्स है। मास कम होते जाता है तो एक्सेलरेशन बढ़ते जाता है। तो इस सिचुएशन में फोर्स कांस्टेंट है। जब हम कार चलाते हैं, उस पर फोर्स लगाते हैं, तो हम फोर्स को बढ़ाते हैं एक्सीलरेटर देके और उसका एक्सेलरेशन बढ़ता है। उस समय मास कांस्टेंट है कार का, चलती हुई कार का मास नहीं बढ़ता है। फोर्स बढ़ाओ, एक्सेलरेशन बढ़ेगा। तो ये दोनों क्या हो गए? वेरिएबल। उस समय मास क्या है? कांस्टेंट। तो आप देख रहे हैं, कभी कोई कांस्टेंट बन जाता है, कभी कोई कांस्टेंट बन जाता है। अलग अलग स्टोरी में अलग अलग क्वेश्चन। इस तरह के जो कांस्टेंट किसी एक पर्टिकुलर स्टोरी के लिए बनते हैं, ऐसे कांस्टेंट्स को क्या कहते हैं? टेम्परेरी कांस्टेंट। सो दीज आर ओनली फॉर ए गिवन सिचुएशन। ओके, ये दो तरह से हमने कैटेगराइजेशन किया कांस्टेंट्स का। इज इट क्लियर टू ऑल? दो तरह के कांस्टेंट हो सकते हैं। उसके बाद वेरिएबल क्वांटिटीज। वेरिएबल, जिस क्वांटिटी की वैल्यू चेंज होती जाए, दैट इज वेरिएबल। द क्वांटिटी विच इज वेरिएबल, द क्वांटिटी विच कैन वेरी। which can be assigned different values. और whose values are keep on changing, वो होगा वेरिएबल क्वांटिटी। ओके, अब ये वेरिएबल क्वांटिटी को हम लोग एग्जिबिट करते हैं एक्स वाई जेड से। आपने जो अलजेब्रा के इक्वेशन देखे हैं उसमें एक्स वाई जेड वेरिएबल होते हैं। जैसे अगर मैं आपको एक इक्वेशन दूंगा दैट y इज इक्वल टू 2x माइनस 3,
अब इसमें हम क्या देखते हैं कि अगर हम x की वैल्यू अगर हम 0 रखते हैं तो y की वैल्यू, x की वैल्यू 1 रखते हैं, x की वैल्यू 2 रखते हैं, x की वैल्यू 3 रखते हैं, x की वैल्यू 4 रखते हैं, तो क्या होता है, सब जगह वैल्यू इसकी y की वैल्यू चेंज हो रही है, x की वैल्यू चेंज हो रही है, y की वैल्यू चेंज हो रही है, तो दीज टू आर वेरिएबल्स। एक कार मूव कर रही है, एक कार फिजिक्स में देखिए, एक कार मूव कर रही है, हमारी घड़ी चल रही है, टाइम वेरिएबल है क्योंकि टाइम बढ़ते जाता है, उसके साथ साथ डिस्टेंस भी बढ़ते जाता है, तो एक क्वांटिटी टाइम इट इज वेरिएबल क्योंकि बदल रहा है, दूसरी क्वांटिटी डिस्टेंस वो भी बदल रहा है, लेकिन हम कार इस तरह से चला रहे हैं कि उसकी स्पीड 40 पे फिक्स है, तो उस समय जो उसकी वेलोसिटी है वो क्या होगी, वेरिएबल की कांस्टेंट, दैट इज ए कांस्टेंट फॉर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, क्योंकि उसको हम हमेशा कितने पे रखते हैं, 40 पे, और टाइम इंक्रीज होते जाता है, टाइम के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट भी इंक्रीज होते जाता है। इज दिस पॉइंट क्लियर? तो इस तरह से टाइम और डिस्प्लेसमेंट ये दोनों इस सिचुएशन में वेरिएबल हो गए, एक की वैल्यू बढ़ती है तो साथ में दूसरे की वैल्यू भी बढ़ती है। अच्छा, ये हो गया वेरिएबल्स। अब इस वेरिएबल्स में दो कैटेगराइजेशन हमने किए, एक होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। इन दोनों में x is a independent variable and y is a dependent variable। x की वैल्यू आप जो रखेंगे उसके अनुसार y की वैल्यू बदल जाएगी, y की वैल्यू अपने आप नहीं बदल रही, हम किसको बदलते हैं, x, और जैसे ही हम x को बदलते हैं वैसे ऑटोमेटिकली y की वैल्यू बदल जाती है। सो x is independent and y is dependent। फिर से सुनिए, हम एक कार में जा रहे हैं और उसकी स्पीड है 20, एक मिनट में वो 20 मीटर जाती है, 2 मिनट हो गया 40 मीटर जाएगी, 3 मिनट हो गया 60 मीटर जाएगी। तो इसमें इंडिपेंडेंट कौन है और डिपेंडेंट कौन है? तो आंसर है टाइम इज इंडिपेंडेंट। टाइम 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट बढ़ते जाता है, और जितना टाइम हम ज्यादा सोच लें कि 5 मिनट, तो 5 मिनट में 5 into 20 वो चली जाएगी 100 मीटर। तो डिस्टेंस किस पर डिपेंड कर रहा है, टाइम पे डिपेंड कर रहा है। सो टाइम इज इंडिपेंडेंट एंड डिस्टेंस इज डिपेंडेंट। ओके, इसी तरह से अलग अलग सिचुएशन में आप डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट सोच सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैंने आपको दे सकता हूं कि एक कार या एक स्कूटर 1 लीटर में 40 किलोमीटर ट्रैवल कर सकता है। अगर आप उसमें 2 लीटर पेट्रोल डलवाएंगे तो कितना दूर जाएगा, 80 किलोमीटर। 3 लीटर डलवाएंगे तो 120 किलोमीटर। एक क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल है 2 लीटर 3 लीटर, और एक डिस्टेंस है 80 या 120 किलोमीटर। अब अगर मैं बोलूंगा कि उस स्कूटर पे बैठ के आप 200 किलोमीटर चले जाइए, तो आप क्या चेक करोगे, पेट्रोल कितना है? क्यों? क्योंकि डिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, पेट्रोल पे डिपेंड करता है। तो पेट्रोल की क्वांटिटी और डिस्टेंस, इन दोनों में से जब हम चलाते हैं तो पेट्रोल भी खत्म होते जाता है और डिस्टेंस भी चेंज होते जाता है। तो ये दोनों क्वांटिटी क्या है, वेरिएबल्स। अब इन दोनों वेरिएबल में बताइए इंडिपेंडेंट कौन और डिपेंडेंट कौन? इंडिपेंडेंट, पेट्रोल इज इंडिपेंडेंट, और उस पर डिपेंड कौन करता है, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। ओके, तो ये अब आपको समझ आ रहा है। अच्छा, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट में आपस में रिलेशन होना चाहिए कि डिपेंडेंट किस पर डिपेंड करता है, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी पर डिपेंड करता है, ये उनका आपस का रिलेशन होना चाहिए। और तीसरी क्वांटिटी से उससे कोई रिलेटेड नहीं है, दैट इज अनरिलेटेड क्वांटिटी, हमारे लिए वो कांस्टेंट है। जैसे
स्कूटर पर एक सवारी बैठी है या दो सवारी बैठी है। अगर स्कूटर की स्पीड 20 है तो 1 मिनट में 20 जाएगा और 2 मिनट में 40 जाएगा। एक सवारी बैठी है तो भी उसकी स्पीड 20 है तो क्या होगा, 1 मिनट में 20, 2 मिनट में 40। दो सवारी बैठ गई तो स्पीड 20 रखी, 1 मिनट में 20, 2 मिनट में 40। अब एक सवारी का मास 40 kg है, दो सवारी का मास 80 kg है। इट इज नॉट मेकिंग एनी डिफरेंस, क्योंकि हम वेलोसिटी क्या रखते हैं 20 और उससे टाइम और डिस्टेंस बदलते हैं। तो वेलोसिटी कांस्टेंट रखी, टाइम और डिस्टेंस इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्वांटिटी बन गई। क्या इसमें मास का कोई लेना देना है? आंसर इज नो। अगर इसमें मास का कोई लेना देना नहीं है तो मास इज ए अनरिलेटेड क्वांटिटी। ठीक है, तो अब एक तीसरी चीज आ गई, अनरिलेटेड क्वांटिटी। ठीक है, तो डिपेंडेंट और अनडिपेंडेंट, सॉरी डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, ये दो क्वांटिटीज आप समझ गए। अब देखिए इसको हम लोग मैथमेटिक्स में क्या कहते हैं। ये जो डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है ये इंडिपेंडेंट क्वांटिटी का फंक्शन कहलाती है। अब ये एक नया शब्द आएगा, फंक्शन। फंक्शन को हम लूजली उसके लिए यूज करते हैं जहां हम वर्ड यूज करते हैं डिपेंड्स अपॉन। जैसे y, वैल्यू ऑफ y डिपेंड्स अपॉन x, तो इसको हम क्या बोलेंगे मैथमेटिक्स में, y इज ए फंक्शन ऑफ x। क्यों? जैसे जैसे x की वैल्यू बदलती है वैसे वैसे y की वैल्यू भी बदलती है। तो ये कांस्टेंट और वेरिएबल, इनका क्लासिफिकेशन आपको समझ में आ गया। और अब हम इस पर आते हैं कि दो वेरिएबल है और अगर दोनों वेरिएबल एक दूसरे पर डिपेंड करता है, जैसे y x पर डिपेंड करता है, तो इसमें हम लैंग्वेज क्या यूज करते हैं, जनरल लैंग्वेज, y डिपेंड्स ऑन x। अब इसमें इंडिपेंडेंट कौन है, x, और डिपेंडेंट कौन है, y। इसको हम कैलकुलस की भाषा में क्या लिखते हैं, y इज ए फंक्शन ऑफ x। ठीक है, x और y दोनों आपस में रिलेटेड है, y इज ए फंक्शन ऑफ x। इसके बाद y इज ए फंक्शन ऑफ x, इसमें बहुत ज्यादा शब्द हैं, इसको मैथमेटिक्स में हम और छोटा सिंबल बनाते हैं। देखिए y इज ए फंक्शन ऑफ x, ये पूरा सेंटेंस हमने लिख दिया, ये कैलकुलस की भाषा में। और इसको आप अलजेब्रा के साथ कंफ्यूज नहीं करेंगे कि f मल्टीप्लाइड बाई x इज इक्वल टू y, ऐसा नहीं, वो अलजेब्रा की भाषा। ये हमने क्या किया है, एक सेंटेंस को एक छोटे से फॉर्म में लिखा है। ये हमको ये बताता है कि y किस पर डिपेंड करता है, x पर डिपेंड करता है। सो वी राइट इट, y इज ए फंक्शन ऑफ x। बस इसका इतना मीनिंग है। उसके बाद ये जो फंक्शन ऑफ x है ये क्या होता है, y का x के साथ रिलेशन है। क्या रिलेशन है, तो y के x के साथ बहुत तरह से रिलेशन हो सकते हैं। किस तरह से रिलेशन हो सकते हैं, देखिए y इज ए फंक्शन ऑफ x, डिराइव y इज इक्वल टू 2x माइनस 3। ये तो दिस, इसमें y क्या है, एक x का फंक्शन है। वो फंक्शन क्या है, इसका क्या मतलब है, जिसको हम लूज लैंग्वेज में कहते हैं कि ये आदमी मेरा रिश्तेदार है। ठीक है, फिर दूसरा आदमी क्या क्वेश्चन करेगा, क्या रिश्ता है, तो हम बताएंगे ये मामा है या चाचा है या जो भी हमारा रिश्ता है, वो उस रिश्ते की डिटेल होगी। जब हम आपको ये बोलते हैं y इज ए फंक्शन ऑफ x, तो उसका ये मतलब है कि y x के किसी फॉर्मूले के साथ रिलेटेड। अब वो फंक्शन क्या है, मतलब वो रिश्ता क्या है, हम उसकी डिटेल बताते हैं कि वो रिश्ता ये है। ठीक है, सो दिस थिंग, ये फंक्शन ऑफ x है।
y इज ए फंक्शन ऑफ x और y इसके बराबर है, तो दिस इज ए फंक्शन ऑफ x। y का दूसरा, एक दूसरे क्वेश्चन में हमने देखा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। यहाँ पर फंक्शन क्या है y का, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। एक जगह हमने देखा y इज इक्वल टू cos x, जैसे जैसे x बदलती जाएगी वैसे वैसे y बदलता जाएगा, तो y इज ए फंक्शन ऑफ x। व्हाट इज दैट फंक्शन? फंक्शन इज cos x। व्हाट इज द फंक्शन? फंक्शन इज x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। यहाँ पर ये फंक्शन, तो ये फंक्शन की डिटेल होगी। तो जब हम ये लिखते हैं y इज इक्वल टू fx, तो हम खाली आपको क्या इंफॉर्म कर रहे हैं कि y किस पर डिपेंड करता है, x पर डिपेंड करता है, y z पर डिपेंड नहीं करता, y m पर डिपेंड नहीं कर रहा है, y n पर डिपेंड नहीं कर रहा है, y किस पे डिपेंड कर रहा है, x। y का x के साथ क्या रिश्ता है, तो हम बोलेंगे y का x के साथ ये रिश्ता है। अच्छा, अगर हम बोलेंगे y इज इक्वल टू 2x माइनस z प्लस 3, तो y की अलग अलग क्या वैल्यूज हो सकती हैं। अब y इज ए फंक्शन ऑफ x, इसका ये मतलब है कि इसमें अगर हम x की वैल्यू चेंज करते जाएंगे तो y चेंज होता जाएगा। अगर z की वैल्यू चेंज करेंगे तो क्या होगा? हमारा आंसर है कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज हियर z इज ए अनरिलेटेड क्वांटिटी। क्यों अनरिलेटेड है? क्योंकि हमको पहले ही इन्फॉर्म कर दिया गया है कि y किस पे डिपेंड करता है, x पे। तो x को जब हम चेंज करेंगे तो y चेंज होगा, और हमारे लिए z इस क्वेश्चन में एक कांस्टेंट है, क्योंकि z से y कोई अफेक्टेड नहीं होता है। तो इसलिए ध्यान रखिए, जिसका फंक्शन होता है ये दो क्वांटिटी आपस में चेंज होती है, तीसरी चौथी पांचवी क्वांटिटी चेंज नहीं होती। अगर हम इसको लिखते हैं 2x माइनस z प्लस m माइनस n प्लस 3, दिस इज y एंड y इज अ फंक्शन ऑफ x। तो कौन कौन सी दो वैल्यूज चेंज होंगी? जब भी हम x को चेंज करेंगे y चेंज होगा। अगर हम z को चेंज करें, m को चेंज करें, n को चेंज करें, y की वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ये बात समझ में आ गई? ओके, तो ये आपको देखना है कि ये दोनों ही एक दूसरे के साथ चेंज होते हैं, बाकी सब चीजें कांस्टेंट मानी जाएंगी। अच्छा, तो ये अभी तक हम डेफिनेशन पढ़ रहे थे कि कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, फंक्शन का मतलब क्या होता है। अच्छा, अब अगर हमको पता लग गया कि ये फंक्शन का मतलब होता है, तो एक छोटी सी चीज और है कि फंक्शन कितनी तरह के हो सकते हैं। फंक्शन के हम लोगों ने कुछ नाम दिए हुए हैं, जैसे पावर फंक्शन, ये जनरल फंक्शन है। पावर फंक्शन क्या होते हैं? y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n। जब x की कुछ पावर आ जाती है तो इस ऐसे फंक्शन का नाम क्या होता है? पावर फंक्शन। ओके, उसके बाद हम दूसरा लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन y इज इक्वल टू साइन x। इसमें जैसे जैसे x चेंज होगा वैसे वैसे y चेंज होगा, और ये रिलेशन किस टॉपिक में आता है? ट्रिग्नोमेट्री में। तो ये वाला फंक्शन क्या कहलाएगा? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ओके, उसके बाद तीसरा लेते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये a टू द पावर x, सॉरी y इज इक्वल टू a टू द पावर x। यहां पर x खुद पावर में चला गया है, यहां पर x की वैल्यू 1 2 3 करेंगे तो रिजल्ट अलग मिलेंगे, और यहां 1 2 3 करेंगे तो रिजल्ट बहुत ज्यादा मिलेंगे, अलग रिजल्ट मिलेंगे। इस तरह के जो फंक्शन होते हैं जहां x पावर में रहता है, ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और ये वाले पावर फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथम।
y is equal to a log to the base e x log x. This is example of a logarithmic function. log अभी हो सकता है आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, तो इसलिए सिर्फ हम याद कर सकते हैं कि एक तरह का फंक्शन होता है जिसमें x चेंज होगा तो y भी चेंज होगा। अब उसके बाद हम आते हैं कंसेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन। कंसेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन एक मैथमेटिक्स की प्रोसेस है। इस प्रोसेस में दो प्रोसेस इन्वॉल्व है, दो क्वांटिटीज लगातार चेंज हो रही है। ये कंपलसरी है कि एक क्वांटिटी इंडिपेंडेंट है और दूसरा उसी का फंक्शन। एक क्वांटिटी इंडिपेंडेंट और दूसरा उसका फंक्शन। फिजिक्स में हमको इसके एग्जाम्पल मिलते हैं। मोस्टली ये एग्जाम्पल टाइम से रिलेटेड होते हैं, जैसे टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट। एक्सेलरेटेड मोशन है तो टाइम बढ़ता जाएगा, साथ में वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, टाइम के साथ में डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जाएगा। इस तरह से फंक्शन वाली क्वांटिटीज हमने पढ़ी है। अब डिफरेंशिएशन क्या होता है? एट एनी टाइम दो क्वांटिटीज है, मान लीजिए y और x, ये एक दूसरे पर डिपेंड करती है। तो y इज ए फंक्शन ऑफ x। ओके, अगर हम x में थोड़ा सा चेंज कर दें, x को थोड़ा सा हमने बढ़ाया, डेल्टा x बढ़ा दिया, तो x चेंज बाय डेल्टा x, तो y भी चेंज होगा। y की न्यू वैल्यू क्या होगी? देन y विल बी y प्लस डेल्टा y, क्योंकि y x का फंक्शन है। अगर x में चेंजेस आएंगे तो y में भी चेंजेस आएंगे। ये बात समझ में आ रही है सबको? जैसे डिस्टेंस टाइम का फंक्शन है, अगर टाइम बढ़ गया, चलती हुई कार में हमने ज्यादा टाइम अलाउ किया तो नेचुरली डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल हो जाएगा। उसी तरह से अगर x बदला तो y को भी बदलना है। x कितना बदला? डेल्टा x। y कितना बदला? डेल्टा y। ओके, ये डेल्टा x बदला तो नया x कितना बन गया होगा? x प्लस डेल्टा x। ये नया y बन गया y प्लस डेल्टा y। तो अब डेल्टा x और डेल्टा y ये बराबर हो ये जरूरी नहीं है, ये दोनों अलग अलग हो सकते हैं। जैसे कोई चीज चल रही है, उसका एक्सीलरेशन है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब टाइम 1 सेकेंड बीतता है तो वेलोसिटी कितनी बढ़ती है? 5। टाइम 2 सेकेंड बीतता है तो वेलोसिटी कितनी बढ़ती है? 10। तो 1 के साथ 1, 2 के साथ 2 नहीं है, 1 के साथ 5, 2 के साथ 10। तो ये दोनों अलग अलग हो सकते हैं। तो x कितना बढ़ा? डेल्टा x। y कितना बढ़ा? डेल्टा y। ओके, तो हमने एक ऑपरेशन किया, मैथमेटिक्स का ऑपरेशन। मैथमेटिक्स का ऑपरेशन, अभी तक आप लोगों ने मैथमेटिक्स के कितने ऑपरेशन पढ़े हैं? तो आंसर है अभी तक आपने 4 ऑपरेशन पढ़े। कौन कौन से 4 ऑपरेशन पढ़े हैं? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ये 4 ऑपरेशन पढ़े हुए हैं। अब इसमें एक और ऑपरेशन, वो देखिए कौन सा ऑपरेशन होता है। एक हम ये बाद वाली क्वांटिटी और पहले वाली क्वांटिटी, बाद वाली क्वांटिटी और पहले वाली क्वांटिटी, इसमें कितना चेंज आया? चेंज इन फंक्शन, चेंज इन क्वांटिटी यानी बेसिक क्वांटिटी, और इन दोनों को हमने डिवीजन कर दिया। पहले निकाला चेंज इन फंक्शन, चेंज इन बेसिक क्वांटिटी, और दोनों का डिवीजन किया। चेंज इन फंक्शन
यहाँ पर कितना है, बाद में वैल्यू कितनी थी y प्लस डेल्टा y, पहले वैल्यू कितनी थी y। चेंज इन क्वांटिटी, ये चेंज हमको मालूम है, बाद में पहले क्वांटिटी थी x, बाद में कितनी हो गई थी x प्लस डेल्टा x। तो ये है चेंज इन फंक्शन, ये है चेंज इन क्वांटिटी, और उसके बाद हमने इन दोनों को डिफरेंशिएट किया, इन दोनों को सॉरी डिवीजन कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो ये एक ऑपरेशन किया। इस ऑपरेशन में क्या जरूरी है, ऊपर कौन रहेगा, चेंज इन फंक्शन, नीचे कौन रहेगा, चेंज इन बेसिक क्वांटिटी, और ये यहां पर आएगा। अच्छा, अब इसके बाद देखिए एक नई चीज, दैट इज लिमिट। ओके, लिमिट को हम डिस्कस करते हैं। लिमिट को डिस्कस करने के लिए मैं सिर्फ लिमिट का उतना ही पार्ट डिस्कस करूंगा जितना हमको फिजिक्स में जरूरत पड़ता है। हमने एक ग्राफ बनाया, दैट ग्राफ इज xt ग्राफ। xt ग्राफ में स्लोप हमको क्या देखा है बताइए, xt ग्राफ में स्लोप, यस, स्लोप गिव्स द वेलोसिटी, x अपॉन t, दैट इज वेलोसिटी। ओके, xt ग्राफ बना है इस तरह, ये xt ग्राफ है। अब यहां पर टाइम चेंज हो रहा है, ये एक पर्टिकुलर टाइम है t1, और हमने आपसे क्वेश्चन किया कि t1 पर वेलोसिटी कितनी है। तो आप कहेंगे t1 पर इस ग्राफ में जितना स्लोप है वो स्लोप क्या दिखाता है, वेलोसिटी, और हम उस स्लोप को निकालना चाहते हैं। तो स्लोप निकालने के लिए प्रैक्टिकल तरीका क्या है, प्रैक्टिकल तरीका है ये, यहाँ पर हमने इस लाइन को खींचा, इस पॉइंट पे लाइन क्रॉस हुआ, इस पर हम स्लोप की वैल्यू निकालना चाहते हैं, टेंजेंट, और टेंजेंट का मेजरमेंट क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हमने क्या किया, ये जो टाइम था यहाँ पर हमको एक बेस चाहिए, पॉइंट से तो काम नहीं चलेगा, बेस चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इससे 5 सेकंड इधर लेते हैं, 5 सेकंड इधर लेते हैं, ताकि ये सेंटर में रहे। 5 और 5 कितना हो गया, 10। यहां से हमने ऐसे लाइन खींची, यहां से हमने ऐसे लाइन खींची, और यहां इसने काटा, यहां इसने काटा, तो ये ऐसे और ये। यहां पर हमने लिया परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस। अब ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस की वैल्यू हमने ले ली और उसको क्या डिक्लेयर कर दिया, वेलोसिटी, बिकॉज परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज द स्लोप, टेंजेंट थीटा। वेलोसिटी डिक्लेयर किया, ओके, ये हमारी वेलोसिटी की वैल्यू आ गई। लेट दिस वैल्यू बी v1। हमने क्या पूछा था, t1 पर वेलोसिटी की वैल्यू आपने निकाल के बताई v1, लेकिन इसमें हमको ऑब्जेक्शन, क्या ऑब्जेक्शन है कि यहां पर स्लोप ऐसा है, दिखता है हमारी आंख से, और यहां पर स्लोप ऐसा है। तो जब हम यहां से यहां का लेते हैं तो हम इस स्लोप को भी ले रहे हैं, इस स्लोप को भी ले रहे हैं, इस स्लोप को भी ले रहे हैं, देन इज इट द करेक्ट वैल्यू, वी डोंट नो कि यहां t1 पर कितना स्लोप है। हमने तो क्या निकाला, एवरेज, यहां से लेके यहां तक, और इस एवरेज में स्लोप बदला, यहाँ पे अलग स्लोप था, यहाँ अलग स्लोप था, पूरा एक जैसा स्लोप तो नहीं था। हमने एवरेज निकाल के बता दिया v1, देन is the v1 representing correct value? Answer is no, it is not representing correct value. हमको करेक्ट वैल्यू यहाँ की चाहिए, तो हमने कहा चलो ऐसा करते हैं, हम अपने टाइम बेस को छोटा करते हैं। उससे क्या होगा, ये ट्रायंगल छोटा होगा, तो इसको हमने मैग्नीफाई करके बड़ा किया, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक का ग्राफ बनाया, ये ग्राफ ऐसे बना, और यहाँ पर हमारा है t1। अब हमने जो ये 5 और 5 10 सेकेंड लिया था, इसको हमने लिया हाफ सेकेंड इधर, हाफ सेकेंड इधर, 1 सेकेंड। अब इस 1 सेकेंड में हमने यहां से लाइन खींची, फिर यहां से लाइन खींची, और यहां पर ट्रायंगल बनाया,
यहाँ परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसकी वैल्यू हमने निकाली, ये वैल्यू आ गई v डैश। तो ये क्या दिखाएगा? वेलोसिटी एट द मिडिल वैल्यू t1। अब बताइए v1 और v डैश इसमें कौन सा ज्यादा एक्यूरेट? कौन सा? यस, v डैश इज मोर एक्यूरेट बिकॉज इट इज वेरी क्लोज टू दिस पॉइंट। और टाइम बेस हमने बड़ा छोटा कर दिया, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी को छोटा कर दिया, लेकिन आपने फिर भी ऑब्जेक्शन किया कि अभी भी यहाँ पर क्या है? कर्व है, यहाँ का स्लोप अलग है और यहाँ का स्लोप अलग है, और हमको तो यहाँ का स्लोप चाहिए। अब हम क्या करते हैं? इसको और छोटा करते हैं, 1 सेकेंड को कर देते हैं 0.1 सेकेंड। इसको हमने बड़ा किया, बड़ा करके ये ग्राफ ऐसे आया, और यहाँ पर अब हमने जो टाइम बेस है इसको और छोटा कर दिया, एंड वी टेक इट एज 0.1। ये 0.1 लेके यहाँ पर ऐसे ट्रायंगल बनाया, और इसका परपेंडिकुलर अपॉन बेस किया, दिस गिव्स द स्लोप, दिस गिव्स द वेलोसिटी। अब ये वेलोसिटी है v2, तो v1 v डैश v2, इसमें कौन सी ज्यादा एग्जैक्ट वैल्यू? v2 इज मोर एग्जैक्ट बिकॉज दैट इज वेरी क्लोज टू t1। तो मैं क्या कर रहा हूं? एग्जैक्ट ज्यादा निकालने के लिए जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी t1 है उसको छोटा करते जा रहा हूं। तो अगर मुझे एकदम करेक्ट वैल्यू चाहिए तो t1 को t को कितना छोटा करना चाहिए? ये जो डेल्टा t है, दिस टाइम का डिफरेंस डेल्टा t, इस डेल्टा t को छोटा कर दिया। ये अगर इस डेल्टा t को छोटा कर दिया तो वैल्यू ज्यादा एग्जैक्ट हो गई, और छोटा कर दिया और एग्जैक्ट हो गई, और छोटा करेंगे और एग्जैक्ट हो गई। छोटा करने की लिमिट क्या है? तो सब कहेंगे सबसे छोटा नंबर। छोटा करते 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 अगर आप बोलेंगे 0.1 तो हम बोलेंगे ठीक है 0.01 कर लो और छोटा हो जाएगा। अगर किसी ने बोला कि सर टाइम को 0.01 कर लेते हैं इतना छोटा, तो दूसरा बोलेगा 0.001 करिए, वो और छोटा हो जाएगा। तो आफ्टर ऑल हम टाइम को कितना छोटा कर सकते हैं? तो इसका आंसर मैथमेटिक्स में बड़ा मुश्किल है। छोटी क्वांटिटी क्या होती है? सबसे 0। लेकिन अगर हम 0 करते हैं तो हम डिवाइड नहीं कर पाएंगे। क्यों? हमको ये डिवाइड करना है डीए, ये डेल्टा x है और ये डेल्टा t है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अगर हम डेल्टा x अपॉन डेल्टा t में डेल्टा t को 0 कर दें, ये डेल्टा x बाई 0, तो ये इनडिटरमिनेट हो जाएगा, इनडेफिनिट क्वांटिटी हो जाएगी, जिसका कोई आंसर नहीं होता मैथमेटिक्स में। इसीलिए इसको 0 करना बना। तो 0 तो हम कर नहीं सकते, लेकिन हम चाहते क्या है? छोटे से छोटा करना। तो इसके लिए हमने एक भाषा निकाली। वो भाषा इस तरह की है कि हम वैल्यू निकालेंगे डेल्टा x बाई डेल्टा t, और यहां पर लिखेंगे लिमिट t एरो लगा के 0। इसको कहते हैं लिमिट t टेंड्स टू बी 0। टेंड्स टू 0, या दूसरा शब्द है टाइम अप्रोच। या t हैज लिमिट 0। ये सब सेंटेंस इसके लिए। इसका मतलब क्या होता है कि t को छोटा करते 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 हम कितना छोटा कर देंगे? ऑलमोस्ट 0 के बराबर कर देंगे, पर 0 नहीं करेंगे क्योंकि 0 करना मना। अब इतना छोटा हमने t को कर दिया, तब जो इसकी वैल्यू निकलेगी वो वैल्यू कैसी होगी? सबसे ज्यादा करेक्ट होगी, क्योंकि अभी हम यही पढ़ते आ रहे हैं कि जैसे जैसे t होता छोटा होता जाएगा वैसे वैसे वैल्यू ज्यादा करेक्ट होती जाएगी। तो इस तरह से t की वैल्यू ज्यादा करेक्ट होते जाती है, इसकी वेलोसिटी की वैल्यू ज्यादा करेक्ट होते जाती है जब हम इसको छोटा करते हैं। और छोटा करने के लिए लिखने का तरीका हमने क्या बनाया? लिमिट t इज इक्वल टू 0। तो ये है लिमिट। अब जो हम वैल्यू निकालेंगे वो वैल्यू कैसी होगी? एग्जैक्ट, परफेक्ट।
किसकी वैल्यू? डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी की वैल्यू। अब अगर हम अब आपको बोलेंगे कि यहां पर चेंज इन फंक्शन और चेंज इन बेसिक क्वांटिटी, इसकी वैल्यू हमको एग्जैक्ट चाहिए, तो हम क्या करते हैं, ये वाली क्वांटिटी, इसको मैं इस तरह से लिखता हूं, y प्लस डेल्टा y माइनस y डिवाइडेड बाय डेल्टा x, where x approaches लिमिट x 0। अब ये हमारी एक कैलकुलेशन हो गई। ये जो ऑपरेशन हम करते हैं ये वैसा ही समझिए जैसे मैथमेटिक्स में हम दूसरे ऑपरेशन करते हैं। ये हमारा ऑपरेशन कंप्लीट हो गया। ये वाला जो ऑपरेशन है, इस ऑपरेशन को हम कहते हैं डिफरेंशिएशन। इस ऑपरेशन का नाम क्या है? डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन देखिए, हमने ये ऑपरेशन 2 स्टेप में किया। पहले क्या निकाला? डिफरेंस। पहले का फंक्शन, बाद का फंक्शन, इसका डिफरेंस और बेसिक क्वांटिटी का डिफरेंस। पहला ऑपरेशन क्या करते हैं? डिफरेंस। दूसरा ऑपरेशन क्या करते हैं? डिवीजन। तो 2 ऑपरेशन हमने इकट्ठे किए और ये दोनों ऑपरेशन है डिफरेंस और डिवीजन, और इन दोनों को हमने जोड़ दिया। इन दोनों को जोड़ दिया ये ऐसे, तो ये क्या बन गया? डिफरेंशिएशन। ये बना डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन क्या होता है? डिफरेंस प्लस डिवीजन। ये ऑपरेशन का नाम क्या हो गया? डिफरेंशिएशन कैलकुलस। दिस इज डिफरेंशियल कैलकुलस। तो ये ऑपरेशन है डिफरेंशिएशन। तो ये जो चीज है, ये वाला पूरा ऑपरेशन, ये है डिफरेंशिएशन। और इसको हम क्या बोलेंगे? डिफरेंशिएशन of y with respect to x। डिफरेंशिएशन ऑफ y with respect to x। इसी का दूसरा नॉमेनक्लेचर डेरिवेशन ऑफ y with respect to x। ये हमारी कैलकुलस की भाषा है, डेरिवेशन ऑफ y with respect to x। ये मैथमेटिक्स की भाषा है। ओके, डेरिवेशन ऑफ y with respect to x, इसका जो भी रिजल्ट आएगा। अच्छा, अब देखिए, ये जो इतना बड़ा एक्सप्रेशन है, इसका ऑपरेशन तो आप समझ गए। इसका ऑपरेशन आप लोग अब समझ गए हैं कि बेसिक क्वांटिटी का चेंज नीचे, फंक्शन का चेंज ऊपर, और बेसिक क्वांटिटी के चेंज को कितना रखना है हमने? छोटे से छोटा। तो ये जो ऑपरेशन होगा जिसमें डिफरेंस प्लस डिवीजन है, इसको क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन किसका हो रहा है? x का कि y का? y का। तो डिफरेंशिएशन हमेशा किसका होता है? फंक्शन का। याद रखिए, भाषा को सीखने की कोशिश करिए। डिफरेंशिएशन किसका होता है? फंक्शन का। फंक्शन कौन है? y। किसके रिस्पेक्ट में होता है? बेसिक क्वांटिटी। बेसिक क्वांटिटी कौन है? x। तो इसको हम क्या बोलेंगे? डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। और इसका जो रिजल्ट आएगा उसको, रिजल्ट को क्या बोलेंगे? डेरिवेशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। अब इतनी बड़ी क्वांटिटी को बार बार लिखना पॉसिबल नहीं होता, तो हमने इसका एक शॉर्टकट बनाया। इसका हमने शॉर्टकट ऐसे बनाया, दिस वी विल राइट एज dy by dx। dy by dx। तो ये डिनोट करता है चेंज इन y, चेंज इन डिफरेंस इन y, डिफरेंस इन x। बस। तो जब हम d शब्द लगाते हैं उस समय डेल्टा नहीं लगाते हैं। ये डेल्टा यहाँ हमने किसके लिए लगाया था? चेंज के लिए। पर जब ये डेल्टा x में लिमिट 0 लग जाती है,
उस समय इसको हम क्या लिख सकते हैं, dx. So dx means infinitely small, very small. और डेल्टा x is any value. डेल्टा x थोड़ा बड़ा हो सकता है, लेकिन जब डेल्टा x छोटा होते होते 0 को अप्रोच करेगा तो उसको हम क्या लिख लेंगे, dx. तो dy by dx ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये पूरे एक्सप्रेशन, और इसको कहते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, या डेरिवेशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x. ये हो गया. इसी को हम कहते हैं d by dx, डेरिवेशन विद रिस्पेक्ट टू x. किसका, y को. तो d by dx ऑफ y, जनरल भाषा में हम लोग इस तरह से बात करते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y, d by dx ऑफ y. तो ये है डिफरेंशिएशन का मीनिंग. तो डिफरेंशिएशन का मीनिंग अब आपको समझ में आया कि इसका मीनिंग क्या होता है. अब हम लोग इसके बाद दो चीजें करेंगे. एक ये कि डिफरेंशिएशन को फिजिक्स में कहाँ यूज किया जाता है, और दूसरा कि कैसे यूज किया जाता है, इसको सॉल्व कैसे किया जाता है. तो पहला लेते हैं कि फिजिक्स में हमने इसको कहाँ यूज करना है. फिजिक्स में इसका यूज देखिए. डिफरेंशिएशन इन फिजिक्स. ओके, हमारे पास जो क्वांटिटी है, हमारे पास एक क्वांटिटी है, मान लीजिए अब दो वेरिएबल क्वांटिटीज, टाइम एंड पोजीशन. और स्टोरी सुनिए, टाइम बदलते जाता है. अभी टाइम है 9 o'clock, फिर 10 o'clock, 11 o'clock, 12 o'clock, 13 o'clock. टाइम चेंज हो रहा है. एक कार चलते जा रही है, यहां से बॉम्बे की तरफ जा रही है. 9 o'clock में एक पोजीशन है, 10 o'clock में दूसरी, 11 में तीसरी, 12 में चौथी. तो ये डिस्टेंस चेंज होते जा रहा है. बताइए कौन किसका फंक्शन है. हाँ, ये लैंग्वेज बिल्कुल ठीक है. डिस्टेंस इज ए फंक्शन ऑफ टाइम, क्योंकि जैसा टाइम हम बोलेंगे कि टाइम 2 आवर्स बीत चुके हैं तो हम डिस्टेंस बताएंगे इतना है. लेकिन अगर टाइम 3 आवर्स है तो डिस्टेंस को बदलना पड़ेगा, डिस्टेंस इतनी क्वांटिटी बताएंगे. तो डिस्टेंस इज ए फंक्शन ऑफ टाइम. ओके, तो पहले तो हमको ये लगा कि पोजीशन और टाइम एक दूसरे के फंक्शन है. पोजीशन x, टाइम t. x इज ए फंक्शन ऑफ टाइम. ये लैंग्वेज समझ में आ रही है आपको. x इज ए फंक्शन ऑफ टाइम. ठीक है. अब हम क्या करेंगे, इस पे चेंज. हमारे पास एक क्वांटिटी होती है वेलोसिटी. वेलोसिटी क्वांटिटी का फॉर्मूला क्या है, चेंज इन पोजीशन divided by change in time. Change in position divided by change in time. देखिए, चेंज, चेंज, डिवीजन, ये क्या बन गया, डिफरेंशिएशन. डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या होता है, नीचे इंडिपेंडेंट क्वांटिटी का चेंज डेल्टा x, ऊपर फंक्शन का चेंज डेल्टा डिस्टेंस, और उसके बाद दोनों का डिवीजन. ये डिफरेंशिएशन हो गया. किसका डिफरेंशिएशन हो गया, तो आंसर है किसके रिस्पेक्ट में हुआ, टाइम के रिस्पेक्ट में. थोड़ा सा टाइम बदला, उसके साथ साथ x कितना बदला. अगर इसको हम डिवाइड कर दे, चेंज इन पोजीशन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम किसकी डेफिनेशन है, वेलोसिटी. तो ये बना वेलोसिटी. तो वेलोसिटी क्या होती है, dx by dt. ये फॉर्मूला याद कर लीजिए. व्हाट इज x, x इज पोजीशन. ओके, अब एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और
हाँ जी, इधर ध्यान दीजिए, एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, कार है, मोटरसाइकिल है, और उसको हम एक्सेलरेटर देते हैं। अगर एक्सेलरेटर दिए रखते हैं 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, तो क्या होगा, उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। तो हमने वेलोसिटी पहले v1 थी, बाद में चेंज हो गई v2, फिर v3, फिर v4, इस तरह से वेलोसिटी बदलती जाती है, और टाइम t1, t2, t3, t4 टाइम भी बढ़ते जा रहा है। तो वेलोसिटी किस पर डिपेंड करती है, टाइम पे। तो यहाँ पर वेलोसिटी किसका फंक्शन है, वेलोसिटी इज फंक्शन ऑफ टाइम। अगर हम थोड़ा सा टाइम चेंज करते हैं dt, तो वेलोसिटी में भी थोड़ा सा चेंज होगा, कितना, dv। चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन टाइम, ये इसका फंक्शन है। वो शर्त पूरी हो रही है। पहले हमने दोनों का चेंज निकाला, डिफरेंस निकाला, और उसको क्या कर दिया, डिवीजन। तो ये कौन सा ऑपरेशन हो गया, डिफरेंशिएशन। ठीक है। अब चेंज इन वेलोसिटी और चेंज इन टाइम, डेफिनेशन ये किसकी है फिजिक्स में, दिस इज एक्सीलरेशन, सो वी राइट इट ए। सो एक्सीलरेशन क्या बना, dv by dt, इसको नोट करिए। तो वेलोसिटी v इज इक्वल टू dx by dt, एक्सीलरेशन a इज इक्वल टू dv by dt। इस तरह से डिवीजन होके जो भी क्वांटिटीज बनती है उसको हम डिफरेंशिएशन में ले सकते हैं। ये दोनों क्वांटिटी नोट करिए। वो किस तरह से दूसरी क्वांटिटीज के लिए डिफरेंशिएशन काम आएगा, हमारी डेफिनेशन पे डिपेंड करता है। जैसे हमने आपको बताया फोर्स की डेफिनेशन, फोर्स की कैलकुलेशन क्या होती है, चेंज ऑफ मोमेंटम पर यूनिट टाइम। तो मोमेंटम किसी भी ऑब्जेक्ट का चेंज होता है, तो चेंज इन मोमेंटम दैट इज dp, p इज मोमेंटम, चेंज इन टाइम dt। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या बन गया, dp by dt। इस तरह से बहुत सारी डेफिनेशन ऐसी आएंगी जिसमें हमको डिफरेंशिएशन की जरूरत पड़ेगी। और डिफरेंशिएशन का बेसिक कंसेप्ट आपके दिमाग में है कि ये क्या चीज है, डिवीजन, और ये चेंज इन वन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन द बेसिक क्वांटिटी। ये जहां भी होगा वहां हम डिफरेंशिएशन करेंगे। तो फिजिक्स में इस तरह से हम इसको यूज करने वाले हैं। इज दिस पॉइंट क्लियर? ओके। तो t और b दोनों क्या है, बेसिक चीजें मत भूलिए। t और b दोनों वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं। मतलब उसमें 5, 7, 8 उसके लिए हम डिफरेंशिएशन यूज नहीं करेंगे। हमको बताया गया है v इज इक्वल टू 4t² माइनस 2t। दिस इज नॉट ए कांस्टेंट, इट्स ए वेरिएबल। तब हम डिफरेंशिएशन यूज करेंगे। अगर हमको बोला गया है v इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड, तो डिफरेंशिएशन की जरूरत नहीं है क्योंकि वो तो कांस्टेंट वैल्यू। समझ में आया? तो डिफरेंशिएशन हम कब यूज करेंगे, जब वेरिएबल क्वांटिटीज होगी, अभी यूज करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। ओके। तो वेरिएबल क्वांटिटी होना चाहिए नंबर 1। सेकेंड कंडीशन क्या है, दिस शुड बी फंक्शन ऑफ दिस, अदरवाइज डिफरेंशिएशन नहीं होगा। अदरवाइज हम मानेंगे कि वो कांस्टेंट। ओके, ये आपने नोट कर लिया काइनेमेटिक्स में, फिजिक्स में कैसे हमने यूज करना है। अब हम लोग तीसरी चीज इसमें लेते हैं। ओके।